नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। साइंस के हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सीबीएसई सेशन 2021-2022। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को हम दो वीडियो में सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 9 तक या 8 तक हम फर्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट। हमारे पास 4 एलिमेंट दे रखे हैं, एक P और एक Q और एक R और एक S। इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का बांटना। किसमें? सेल में। पहला K, दूसरा L, तीसरा M। KLM। इसमें कितने? 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 281 एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 287 एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, 288 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। अगर हम ये कहें इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18। अगर हम इसमें एलिमेंट देखें तो इस एलिमेंट के नाम क्या होंगे वो अभी आपको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं जरा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कौन सा कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? हमारे पास सोडियम। ये ऑक्सीजन और ये क्या है? सोडियम। और ये क्या है? क्लोरीन। और ये क्या है? आर्गन। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयर करता है, तो इसका मतलब कार्बन किसके साथ शेयर करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और किसके साथ? क्लोरीन के साथ। सोडियम के साथ शेयर नहीं करता, ट्रांसफर करता है। आर्गन तो शेयर ही नहीं करेगा और ना ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो क्यू कार्बन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सल्फर जो ये एस जो आर्गन है, ये क्या करेगा? रिएक्ट कंबाउंड कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कौन से P और R कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? किसके साथ? कार्बन के साथ। तो इसका आंसर क्या हमारे पास? P और R। कैसे? अभी चेक करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? P एंड R। कैसे? देखो, कार्बन और ये क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। कार्बन C के एटॉमिक C 1 2 3 4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हमारे पास? P मीन्स ऑक्सीजन। यहां पर P कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो 2 4 और ये 6। यहां पर फिर P 2 4 और ये 6। तो हमारे पास कार्बन किसके साथ? P के साथ बॉन्ड बना रहा है। चेक करते हैं। तो ये क्या बॉन्ड बना रहा है? 8 हो गए, ये भी 8 हो गए और ये क्या हो गए? ये भी 8 हो गए। तो इसका मतलब कार्बन ने P के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। P ये बना दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? CP2। कोवेलेंट बॉन्ड P ने कार्बन के साथ बनाया। तो एक तो आंसर आ गया P। फिर किसके साथ? आपने कहा है किसके साथ? R के साथ। देखते हैं R के साथ। तो R के साथ कैसे बनाता है? देखिए, ये मेरे पास क्या है? C कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और ये क्या मेरे पास? R में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कार्बन के कितने हैं? कार्बन का 1 और 1 और 1 4 हो गए। तो इसका मतलब 1 और ये 2। अब देखते हैं ये 8 है या नहीं है, देखते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और यहां पर क्या है? तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक कार्बन का ये वाला हो गया। फिर इसके बाद अगला, फिर हमारे पास कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो यहां पर हमारे पास एक ही हो गया। तो एक कार्बन का ये, एक कार्बन का ये। तो हमारे पास क्या है? R 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक ये, होते कितने हैं 4। एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या आ जाएगा R, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहां पर R, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास ये कार्बन R कितने जने, कितने R लेंगे 4। अभी देखिए हमारे पास ये R के 4 हो गए बेटे। इसमें ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, ये किसका है, कार्बन का, ये किसका है, कार्बन का, ये किसका है, कार्बन का। कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन R के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस R के साथ शेयर किया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाले R के साथ शेयर किया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाले R के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो इसके साथ क्या बना दिया इसने, देखो 8 बना दिए। चेक करिए, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन of carbon and 1 electron of R share to each other and form its octet। 8 बना दिए। यहां पर ये देखो, इस R ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ 8 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां पर ये बना दिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन गए। तो ये मेरा कार्बन के साथ R ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो कैसे बनाया, सी आर, ये सी आर और ये सी आर और ये सी आर। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया कार्बन ने किसके साथ, पी के साथ और आर के साथ। इसका मतलब विद पी एंड आर कार्बन विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। पी के साथ क्या बनाया, Cp2 और आर के साथ Cr4। तो आंसर क्या है इसका, पी और आर। फिर उसके बाद क्या करा, बी पार्ट, carbon react with an element in above table to form the several compound with suitable region। कौन सी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला, एक इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन कौन सी, इन विच कार्बन कंबाइन इटसेल्फ टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, जिसमें कार्बन अपने कार्बन के साथ ही जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाता है। दूसरा क्या करा है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड ईच इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद अदर एटम टू फॉर्म द टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन क्या करता है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तीसरा, स्मॉल इन साइज। तीसरा क्या है, स्मॉल इन साइज। कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से इट फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे रीजन है। और ऐसे आइसोमरिज्म भी है, पॉलीमराइजेशन भी है, बट आपने ये 3 याद करने। चलिए मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द डायग्राम अबव शो द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रो। ये रो है, और ऊपर से नीचे करते हैं तो ये क्या है, कॉलम। ये क्या है, कॉलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो इसे हम बोलते हैं पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, पीरियड। अगर ये देखा जाए तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। और यहां पर क्या है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। 18 ग्रुप हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मींस स्टेबल होते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम इसे बोलते हैं दे आर स्टेबल। ये हमारा हेलोजन ग्रुप होता है। 17 हमारा कौन सा होता है, हेलोजन ग्रुप। ये होता है हमारा हेलोजन ग्रुप। और जो फर्स्ट है हमारा, ये कौन सा होता है, एल्कली ग्रुप। कौन सा होता है, एल्कली। और सेकंड ग्रुप होता है मेरा एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। ये हमारे ग्रुप के हिसाब से हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है विच एलिमेंट विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एलिमेंट क्या होता है, बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता
है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, यहां पर क्या बनाएगा, एक Y और एक Z विल फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। Y और Z, तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या है, फर्स्ट Y एंड Z फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। फिर दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, बिटवीन W एंड Z विच इज बिगर एटॉमिक साइज, W और Z में से, इस W में से और इस Z में से किसका साइज बड़ा है। अगर हम देखते हैं तो Z कौन से पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का मतलब है दो सेल हैं, जैसे मान लो Z क्या हमारा एक सेल और ये दो सेल, लेकिन W क्या है, चार सेल, एक दो तीन और ये चार। तो Z में हमारे दो सेल हैं और W में हमारे कितने सेल हैं, दो। ये हमारा Z है और ये W है। W हैज मोर नंबर ऑफ सेल, मोर नंबर ऑफ पीरियड, तो इसका मतलब W का साइज बड़ा है किससे, Z से। तो W हैज बिगर एटॉमिक साइज, बिगर एटॉमिक साइज, बिगर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज देन किससे, देन Z से। क्यों, बिकॉज मोर नंबर ऑफ सेल, मोर नंबर ऑफ सेल, ज्यादा सेल होने की वजह से W का साइज Z से बड़ा है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट मीन मेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल मीन्स स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल सेक्स सेल, स्पर्म्स इज द मेल सेक्स गैमेट या मेल सेक्स सेल टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइज मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म्स फीमेल गैमेट जिसे हम ओवा या एग बोलते हैं, द प्रोसेस या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, देन द एग इज फर्टिलाइज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस, पेनिस से मेल गैमेट रिलीज होने के बाद जो फीमेल गैमेट में अगर एंटर करता है तो उसका प्रोसेस, उसका पाथ बताना है। तो फर्स्ट आंसर ए, द path of a male gamete after कब, after releasing from पेनिस से रिलीज होने के बाद मेल गैमेट का जो पाथ है वो क्या है, पहला द मेल गैमेट मीन स्पर्म्स आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द पेनिस विल पासिंग टू किससे, वेजिना, एंड थ्रो द वेजिना इट विल मूव टू द वर्टेक्स का सर्विक्स, बी, एंड थ्रो वेजिना it pass to the cervix, it vagina move to cervix पे जाएगा, and after cervix it reach after cervix it transfer या moves through the cervix moves to किस द्वारा, fallopian tube, moves to fallopian tube, through the fallopian tube, through किससे, थ्रू किससे, कहां से, यूटेरस, थ्रू यूटेरस से होते हुए वो कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में, एंड एट डी एट फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, एट फैलोपियन ट्यूब देयर विल बी ए फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, एट फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, ये क्या है, an egg will fertilize, this is the path of male gamete to the female gamete, पहला वेजिना के बाद फिर सर्विक्स से होते हुए कहा जाएगा, ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब थ्रू द, कहां से, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब पर जाएगा, फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये किसका आंसर है, हमारा पहला आंसर है। वेजिना से होते हुए सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से फिर यूटेरस से फिर फैलोपियन ट्यूब में, एंड एट फैलोपियन ट्यूब जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल और मेल गैमेट विल टेक प्लेस या फर्टिलाइजेशन या फ्यूज विल बी टेक प्लेस एट फैलोपियन ट्यूब,
फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और वो किससे होते हुए आएगा? वेजिना, सर्विक्स, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब पर आएगा। फिर इसमें कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द जायगोट। जायगोट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? इसका मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा किसमें होंगे? पेयर्स में, क्रोमोसोम, और पेयर्स किसमें? क्रोमोसोम। मींस 2n की फॉर्म में, 2n, और n क्या हमारा 23, मींस टोटल 46 और 23 पेयर कितने होंगे? 23 पेयर्स होंगे। तो 23 सेट ऑफ पेयर्स विल प्रेजेंट इन द जायगोट। तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका? 2n, और जिसे हम क्या बोलेंगे? 23 पेयर्स, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46। ये हमारे इसका आंसर है। चलिए मूव करते हैं हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। राजेश ऑब्जर्व द पाथ ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन द स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। एक खराब या पुराने या बासी ब्रेड के ऊपर हमने देखा कि उसमें ब्लैक के और ग्रीन पैचेस पड़ गए हैं। तो वो ग्रीन पैचेस और जो लेयर है या ग्रीन ब्लैक पाउडर है वो है क्या? वो क्या हमारा राइजोपस है। क्या है? राइजोपस। वो हमारा राइजोपस है, और ये किससे बनता है? बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से बनता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है? एक हाइफा जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट है, और स्पोर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या होते हैं? स्पोर्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस, और इसमें क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन स्पोर फॉर्मेशन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कौन सा ऑर्गेनिज्म? ए का पार्ट राइजोपस। क्या है हमारे पास? राइजोपस। क्या बोलेंगे इसे? राइजोपस। राइजोपस इज द ऑर्गेनिज्म। कौन सा? नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। किसके लिए? राइजोपस। इसका नाम क्या है? राइजोपस। राइजोपस एंड द स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बी क्या कर रहा है? वेजिटेटिव पार्ट। ये हमारा क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव पार्ट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हाइफा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं? हाइफा। HYP, HYPHAE, हाइफा, जो क्या हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या हमारा? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट। और उसके बाद क्या कर रहा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हमारा? दिस इज द स्पोर्स। क्या है हमारा? स्पोर्स। टीनी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, और जिस जो विच कंटेन स्पोर्स। और ये हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज द ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, जो किसका है? ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जो क्या रखता है? स्पोर्स रखता है। और इस जो स्पोर्स रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन स्पोर्स इज नोन एज स्पोरेंजिया, जो हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन टू फील्ड। फील्ड ए में, और फील्ड बी में। फील्ड बी में मस्टर्ड ऑयल फील्ड ए में और फील्ड बी में ग्रो किया। वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस द ब्राउन कलर सीड्स। क्या दिया इसमें? कौन से? फील्ड ए में कौन से? ब्राउन कलर सीड। फील्ड बी में येलो। इसमें ब्राउन कलर सीड और इसमें येलो कलर सीड। येलो colored seed. It was observed in field A, the offspring show only the parental traits. Only parental traits. इसका मतलब पेरेंटियल ट्रेट, पेरेंट्स के ही गुण दिखाई दिए। इसका मतलब नो चेंज इन कैरेक्टर्स, नो वेरिएशन विल टेक प्लेस। कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो जब कोई वेरिएशन नहीं आया तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता।
कोई वेरिएशन नहीं होता। तो इसका मतलब बी में मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग सो द वेरिएशन इन द प्रोजेनी, इसमें क्या है, वेरिएशन विल टेक प्लेस, वेरिएशन हुआ, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन हुआ, तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स चेंज हुए, जब ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर चेंज हुए तो कौन सा पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है चेंज इन कैरेक्टर्स या वेरिएशन विल टेक प्लेस। व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन, प्रोबेबल रीजन क्या है, ए फील्ड में सेल्फ पॉलिनेशन और बी फील्ड में जो येलो कलर था वो उसमें था क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द आंसर। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट में। इन asexually मीन्स ओनली अ सिंगल पेरेंट्स सेल विल टेक प्लेस reproducing and if the trait X exists in 5% of the population, X क्या है बेटे, 5% population एग्जिस्ट जो कर रहा है वो केवल 5% पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, और जबकि Y में 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ऑफ द टू ट्रेड्स कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अराइजेज अर्लियर, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा कैरेक्टर पहले एग्जिस्ट हुआ है, गिव रीजन। जो करेक्ट जी, क्योंकि हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मल्टीपल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल टेक प्लेस, तो इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, वाई वाला एग्जिस्ट होना चाहिए ट्रेड्स अर्लियर। क्यों, क्योंकि इट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइडेंटिकल कॉपी है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस। तो इसका आंसर क्या है, ट्रेट वाई विच एग्जिस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइकली टू हैव अराइजेस अर्लियर, क्योंकि वाई जो ट्रेड्स है जो 70% एग्जिस्ट हो रहा है इस एनवायरमेंट में, तो वो क्या है, ज्यादा या पहले एग्जिस्ट हुआ है। क्यों, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए प्रोड्यूस, क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी डीएनए की प्रोड्यूस होती है एंड वेरिएशन उसमें अकर नहीं होता, एंड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यू ट्रेड्स जब होते हैं, अगर पॉपुलेशन ड्यू टू द सडन म्यूटेशन एंड देयर आर इनहेरिटेड, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है, अगर कोई चेंज आता है ट्रेड्स में, वो किसकी वजह से आता है, सडन म्यूटेशन विल टेक प्लेस और दैट विल बी ट्रांसफर होता है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन what trait Y is likely to have replicated that the trait have longer period than the, इसका मतलब Y में जो है जो 70% है that will arises earlier as compared to X। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6 पर। ये कह रहा है अ सिंपल मोटर क्या है, विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ई मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी में एक मोटर बनाई, एक कॉयल इज माउंटेड ऑन एक्सिस विद द पोल हॉर्सेस, इलिस्ट्रेट द एग्जांपल। एबीसीडी इज अ हॉरिजॉन्टल, एबीसीडी एक कॉयल है, ये ए बी सी और ये डी। एबीसीडी इज रेक्टेंगुलर कॉयल जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, मींस दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी में कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो देखते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, देखो करंट की डायरेक्शन इधर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड फिंगर देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड फिंगर है, लेफ्ट हैंड फिंगर इज यूज्ड टू फाइंड आउट मीन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो लेफ्ट हैंड हमारी फिंगर है, लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, ये क्या डिसाइड करेंगी, हमारे मैग्नेटिक फोर्स को, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स या मोशन की डायरेक्शन किससे पता लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अगर हम थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इन दिस डायरेक्शन, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, तो करंट को मैंने ऐसे मूव कर दिया और फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ। देखो करंट मेरा इनवर्ड है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मेरा क्या है, करंट है। देखो दिस विल बी करंट की डायरेक्शन, ये क्या है हमारा करंट, और ये क्या है हमारे पास फील्ड, तो ये क्या है मेरे पास फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, इज डाउनवर्ड, फोर्स किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो एपी जो आर्मेचर है, अगर ये है एबी की जो डायरेक्शन है ये नहीं, अगर करंट इधर जा रहा है और फोर्स इधर की तरफ आ रहा है,
तो इसका मतलब ये जो है किधर की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द किसकी, ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये इसका मतलब दिस विल बी शो, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या मेरा करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड। और ये क्या है, फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये जो आर्मेचर ए बी है, ए बी विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए बी जो है वो किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा करंट है, करंट इनवर्ड पेज की तरफ आ रहा है, और ये मेरा करंट की डायरेक्शन, ये क्या है मेरे पास फील्ड की डायरेक्शन। तो जो फोर्स है वो किधर तरफ का है, वो मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये कह रहा है कि वाई डज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर क्या आएगा, डाउनवर्ड, क्या आएगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा। तो ए बी विल मूव इन डाउनवर्ड। वाई डज द करंट इन एसी आर्म, वाई डज द करंट इन आर्म बीसी नॉट कंट्रीब्यूट अ टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। कॉइल अगर मान लो ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, ये ए और ये बी, ये सी और ये डी। तो अगर करंट इधर की तरफ जा रहा है और यहां पर करंट यू फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इधर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, और फील्ड भी क्या है, नॉर्थ टू साउथ, फील्ड भी मेरा किधर की तरफ है, सेम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, जीरो, मींस दोनों क्या है, पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब, जब दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन बीसी is same as direction of magnetic field, same as the direction of magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, इसलिए नो फोर्स एग्जिस्ट, कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा किसमें, इन कॉइल में, नो फोर्स एग्जिस्ट इन कॉइल, कॉइल में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों, करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, पैरेलल है, इनके बीच में क्या एंगल, जीरो। जब पैरेलल होता है फील्ड और कॉइल की, करंट की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है, तो इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो फोर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ए, जो भी इसका और पार्ट, अ सर्किट क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल हैविंग ए वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। एंड सोलेनॉइड क्या है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मींस n number of circular turn of insulated copper wire, n number of circular turn of insulated wire wrap in shape of a cylinder। अगर मान लो हमने एक सर्कुलर वायर की, इंसुलेटेड वायर को सर्कुलर टर्न में चक्कर लगाते रहे और किसकी शेप बना दी, एक सिलेंडर की शेप बना दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। n number of या number of circular turn of insulated wire wrap in shape of a cylinder is known as solenoid। circular turn, n number of circular turn या number of circular turn of an insulated copper wire, एक हमने सर्कुलर चक्कर लगाए तार के, इंसुलेटेड वायर के सर्कुलर चक्कर लगाए, किस शेप में, सिलेंडर की शेप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस इन द करंट इन द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, इसको बैटरी से जोड़ दिया और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इनवर्ड अंदर की तरफ आ रही है और यहां से ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब जब बाहर की तरफ निकल रही है तो ये कौन सा पोल है हमारा, ये हमारा है नॉर्थ पोल, कौन सा है, नॉर्थ पोल। और जो अंदर की तरफ जाती है वो हमारा क्या है, साउथ पोल, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या पर ज्यादा है। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और द स्पेस सराउंड द मैग्नेट विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, वो आसपास का एरिया जिसमें मैग्नेट अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट छोड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ होगा? जहां पर क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन indicate the strength of magnetic field. क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में नजदीक होंगी, एक दूसरे के नजदीक होंगी, उतना ही वो क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मींस मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट मीन मोर स्ट्रेंथ, एंड लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक होंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक या क्लोजनेस होंगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किससे पता लगेगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस से पता लगेगा। मोर क्लोजनेस, इसका मतलब क्लोजनेस किसी क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, मोर क्लोजनेस, और तो इसका मतलब मोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक होंगी उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसमें सिंपल आंसर है magnetic field strength will indicate the closeness of the magnetic field line. More magnetic field line will close to each other than more magnetic strength. Less magnetic field line close to each other, दूर दूर होंगी तो less magnetic field. अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या कह रहा है? बी, what happened to the magnetic field when the current in the circuit will reverse? करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होगी, if the direction of the current will change, then the direction of the magnetic field will also change. Change direction of current, change the direction of current की डायरेक्शन चेंज होगी, then direction of magnetic field will change. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगला क्या कह रहा है? DDT it was sprayed in the lake regulate breeding of mosquitoes की उसको रोकने के लिए DDT छिड़काव किया जाता है, but would affect the tropical level of the food chain successively with the lake justify mention. DDT जो है वो हमारे ट्रॉपिकल लेवल को भी अफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि जो DDT है ये क्या है? इंटॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक पेस्टिसाइड्स है, और ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर फॉर्म, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं होता। जब डिकम्पोज नहीं होता तो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होता जाएगा, और एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होगा तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होंगे तो दैट विल बी ए हार्मफुल, और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड दैट विल बी टॉक्सिक सब्सटेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। कैसे? तो इसका मतलब प्लैंकटन से जो आप टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा वो किस में कलेक्ट होगा? स्मॉल फिश में, और स्मॉल फिश का टॉक्सिक सब्सटेंस लार्ज फिश में, और लार्ज फिश में सब टॉक्सिक सब्सटेंस हॉक में। तो इसका मतलब हॉक में सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होगा। इसका मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विल बी मैक्सिमम एट द हॉक। हॉक में टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा होगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसी को ही कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, और हॉक में सबसे ज्यादा होगा। In the following food chain, the vertical arrow indicate the energy loss to the environment and horizontal arrow indicate the energy transfer. इसका मतलब ऊपर वाला जो ये एरो है ये क्या है? लॉस ऑफ क्या? एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो एरो है ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ
मीन वर्टिकली जो एरो है इट इंडिकेट द लॉस ऑफ एनर्जी, और हॉरिजॉन्टल विल शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। ए सी ई में कौन सा, और ए सी एंड विच वन ऑफ द बी और डी में रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर। ए सी ई तथा बी और डी में ज्यादा एनर्जी लेवल ट्रांसफर कौन करता है। हमने पढ़ा है 10% लॉ पढ़ा है। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ, ये हमारे पास सन से कौन है? प्लांट रिसीव करते हैं, ये प्लांट है। तो प्लांट कितनी एनर्जी रिसीव करते हैं? 1% एनर्जी रिसीव करते हैं, और बाकी 99% एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। क्या होती है? लॉस। और फिर उसके बाद जितनी एनर्जी प्लांट के पास है उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और इस ऐसी मतलब ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर मान लो सन के पास मान लो 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000 जूल एनर्जी है किसके पास? सन के पास। उसने किसको ट्रांसफर की? ये प्लांट को की। ये क्या है? प्लांट को। तो प्लांट ने कितनी परसेंट रिसीव की? 1%। 1% का मतलब 100 जूल प्लांट के पास आ गई। इसका मतलब बाकी जो एनर्जी है वो 9,900 माइनस करेंगे तो 10,000 9,900 जो है वो क्या होगी? लॉस होगी। और 100 जो जूल है वो किसके पास आ गया? प्लांट के पास आ गया। अब प्लांट जो है किसको, जो फर्स्ट ट्रॉपिकल सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है, मींस डियर को कितनी एनर्जी देगा? इसका 10%, इसका 10%, मींस ये इसके पास जाएगी केवल 10 जूल, और बाकी कितने परसेंट? 90 जूल जो है वो क्या होगी? वेस्ट होगी। फिर डियर से किसके पास? टाइगर के पास। किसके पास? टाइगर के पास। टाइगर के पास 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो टाइगर ने कितनी एनर्जी गेन की? 1 जूल। तो इसका मतलब बाकी 9 जूल क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब जब हम एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कम होती जाती है। और ऐसे ही जो अगर हम लॉस जो होगी बेटे, जो वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? यहाँ पर मतलब सन से प्लांट में जो एनर्जी रिसीव करेगा उसमें कम रिसीव करेगा, और ज्यादा क्या होगी? लॉस होगी। तो इसका मतलब ए जो है लॉस मोर एनर्जी, ए लॉस मोर एनर्जी, ए लॉस क्योंकि एनर्जी जो है जब सन से प्लांट में आएगी तो देखो यहाँ 9,900 है, और यहाँ 90 है, और यहाँ 9 है। तो इसका मतलब एनर्जी जब सन से प्लांट में आए तो ज्यादा लॉस हुई, और जब प्लांट से डियर में गई तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुई। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो इसका मतलब ए क्या है? ए इन ए में क्या है? लॉस मोर एनर्जी, लॉस मोर एनर्जी, ए लॉस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू किससे? सी और ई से, सी एंड ई। पहला पार्ट। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड में क्या कह रहा है? बी और डी में बी ने ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर की। बी ट्रांसफर मोर एनर्जी, बी ट्रांसफर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू किससे? डी से। बी ने ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर की, मोर एनर्जी ट्रांसफर आपको एग्जांपल से ही मैंने बता दिया। और ए ने क्या करी? लॉस मोर एनर्जी, तो पहले का आंसर हो गया ए लॉस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सी एंड ई, एंड बी ट्रांसफर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू डी। चलिए, चूज द एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड पीरियड, थर्ड ऑफ द पीरियड थर्ड, 3 पीरियड। तो 3 पीरियड में क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है थर्ड पीरियड में, किसमें? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड अगर हम पीरियडिक टेबल देखें थर्ड पीरियड में, ये हमारा सोडियम आता है Na, और ये आता है मैग्नीशियम, और 13 में आता है एल्युमिनियम, और 14 में आता है सिलिकॉन, और 15 में आता है हमारा फॉस्फोरस, 16 में आता है ऑक्सीजन, 17 में आता है क्लोरीन, 18 में आता है आर्गन। और इसका क्या है? 281 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 282 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 283 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 284 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 285 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 286 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव द रीजन फॉर योर चॉइस, इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, डायमंड की तरह ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। कौन है? जिस डायमंड मींस कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सिलिकॉन के। तो इसका आंसर क्या है पहले का? सिलिकॉन। क्यों? रीजन वाई? बिकॉज टेट्राहेड्रा, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, और इट आल्सो मेक द, कौन सा ये क्या करता है साथ में? कैटेनेशन। इसके अंदर भी प्रॉपर्टी कौन सी है? कैटेनेशन की, लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन की है, जिसे हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। इट हैज द सेम वैलेंसी ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम में 2 और 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ग्रुप एक का कौन है? सोडियम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सोडियम। क्या है इसका आंसर? सोडियम। दूसरे का आंसर सोडियम है, बिकॉज sodium and lithium both are in group 1, valence electron is 1, in lithium is valence electron 1, तो इसलिए सोडियम में भी क्या है? valence electron is 1, sodium। why? because valence electron is 1। it has variable valency and the member of oxygen family, oxygen family का मतलब क्या है? तो हमारे पास क्या है? ये हमारा सल्फर है, सॉरी, ये क्या है? सल्फर। इट इज नॉट ऑक्सीजन, ये सल्फर है। ये क्या है? सल्फर। तो क्या है इसका मतलब? ऑक्सीजन फैमिली में कौन आ रहा है? सल्फर, जिसकी क्या है? वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल कैसे? इसका मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो SO2, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बना रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बना रहा है। तो सल्फर दो वैलेंसी शो करता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया हमारा? सल्फर। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं था बेटे, ये सल्फर था जो बाय मिस्टेक आई हैव डन। तो इसका मतलब पहले का आंसर आ गया हमारे पास सिलिकॉन, दूसरे का आंसर आ गया सोडियम जो सिमिलर टू लिथियम, तीसरे का आंसर है हमारे पास सल्फर। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10? C4H10, तो C4H10 4 कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है? मैथ, कार्बन एक। दूसरा कार्बन होता हो तो क्या होता है? एथ। तीसरा कार्बन प्रॉप, और चौथा कार्बन ब्यूट, तो क्या होता है? ब्यूट। तो ये मेरा क्या है? 4 कार्बन है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, मींस हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल है। तो ये मेरा क्या हो गया? C4Hn, तो क्या बन गया? ये ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटीन। और इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? इन। इन का मतलब हो गया BUT और डैश ENE, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितना आइसोमर्स हैं इसके? 4 आइसोमर्स हैं। कितने हैं? 4। और इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? देखिए, इसके 4 आइसोमर्स हैं, 4 आइसोमर्स। और स्ट्रक्चर किसका बताना है? एक ब्रांच की एक आइसोमर्स, और नाम क्या है इसका? ब्यूटीन, ब्यूटीन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या है कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच, ब्रांच चेन की डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कितने? 4, 1 2 3, एक कार्बन हमने यहां ले लिया ब्रांच, तो इसका मतलब डबल बना रहा है। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2, एक इसके साथ 3, और एक ये हो गया 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी दोनों जे, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक देखो इसके कितने? 1 2 3, और एक ये हो गया 4। इस कार्बन के, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। ये 4 किसके हो गए? इस वाले कार्बन। अब ये वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। अब इस वाले कार्बन के 1 2 3 और ये 4। हर कार्बन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन। देखो दोबारा देखिए, ये कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, तो 2 और 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब जो अनपेयर है उसमें हाइड्रोजन लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। फिर हम इसको बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्टेट करेंगे। देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये लूज इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन, ये लूज इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये लूज हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये H H H H H। अब यहाँ पर ये लूज है H, इसमें हाइड्रोजन आ गया, इसमें हाइड्रोजन आ गया, H, इसमें हाइड्रोजन आ गया।
ये हमारा H हो गया। देखो हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन 8 और कार्बन 1 2 3 4। अब 8 करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होगा, देखो 2 4 6, और ये कार्बन के साथ जुड़ गया, ये आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये कार्बन यहां से जुड़ गया 8। देखिए 8 हो गए, चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब यहां देखते हैं 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मेरे पास ये आ गया 8। कैसे, देखिए वाला ये फिगर आ गई, इसमें भी 8 आ गया। देखो ये 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अब क्या बचा हमारे पास 7 और 8, 7 और ये 8, तो हमारे पास ये 8 हो गया। देखो ये 8 हो गए, चेक करिए। तो ये बन गया हमारे पास ब्रांच चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन, दो जगह हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ क्या है, एक और एक के डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। फिर ये कार्बन के साथ नीचे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ नीचे सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फिर आगे क्या आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सी, फिर हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, H और ये H और ये H। तो इसका मतलब CH2, देखो CH2, फिर डबल बॉन्ड C, फिर नीचे C, और इस C के साथ 1 2 3 CH3, फिर आगे डैश CH3। तो यहाँ हाइड्रोजन देखो 8 हो गए, 3 3 6 और 2 8 कार्बन हमारे, ये हमारा आइसोमर्स बन गया ब्रांच चेन का। हाउ विल यू प्रूव दैट CH4 फर्स्ट, CH4 एंड H, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, चेक कर लीजिए, जरा चेक करिए, फिर अगला पार्ट देखते हैं। चलिए अगला पार्ट क्या करा है, बी पार्ट, CH4, सॉरी बी पार्ट, C4H8 एंड C5H10, ये होमोलोगस सीरीज कैसे हैं, होमोलोगस कैसे हैं। अगर हम देखें कार्बन इसमें 4, इसमें कितने हैं 5, तो दोनों के बीच में कार्बन का डिफरेंस C, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 8, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस 2। तो इसका मतलब C2H8 and C5H10 are homologous। क्यों होमोलोगस है, क्यों, फर्स्ट पार्ट, they are differ by formula CH2 group, differ by CH2 group। दूसरा बी पार्ट, कार्बन CH2 ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बन कितने हैं, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन का मास 2, तो 14 ग्रुप। डिफर बाय मास कितना, 14U से डिफर करते हैं। तीसरा सेम जर्नल फार्मूला, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम। कैसे फार्मूला, दोनों का फार्मूला क्या है, CnH2n। अगर कार्बन 4 है तो देखो कार्बन 4 है तो C4 और H2, हाइड्रोजन कार्बन का डबल 8। अगर हाइड्रोजन 5 है, वो कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन 2n है, तो H10। इसका मतलब सेम जर्नल फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप मींस एल्कीन है। डी सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, एल्कीन। इसका मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप मींस सेम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, सॉरी सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब दोनों क्या है, एल्कीन है। तो इनमें से दोनों क्या है, एल्कीन है, बोथ आर एल्कीन। तो ये डिफरेंस है, वो सॉरी इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। चलिए, a carbon compound A having the melting point 156 K and boiling point 351 K, the molecular formula C2H6O
लेकिन वैसे ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब ये आ गया तो देख लो बेटे ध्यान से, द सोल्यूबल इन वाटर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, C2H5OH, जिसे हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। तो इसका मतलब ए जो है, ए इज इथेनॉल, ए इज इथेनॉल, और जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C2H5OH फंक्शनल ग्रुप है। और सॉरी, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर करना है, इसका स्ट्रक्चर बनना है। जैसे देखो C2 है, 1 2, कार्बन के कितने एलिमेंट, और फिर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने, 5, ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन नहीं बेटे, OH, OH एक साथ आएगा अल्कोहल। तो कार्बन के 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो हर लूज इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए डॉट स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जहां रेड आए वहां हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हाइड्रोजन एक, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, C2H5, 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या आएगा, OH हाइड्रोक्साइड, तो हमारे 8 हो गए। देखो ध्यान से, ये हमारे कितने हो गए, 8, चेक करिए, ये 8 हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये भी हमारे 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये 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 सिंगल बॉन्ड, ये, तो C सिंगल बॉन्ड H, ये आ गया H H H, और यहाँ ये आ गया H H और ये H, ये क्या था, OH था, क्या था सॉरी, OH, ये फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब CH3, C के साथ 3 H हो गए, CH3 और CH2 और ये OH, और इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, C2H5OH, और इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डॉट, ये डॉट फॉर्मूला है, और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू होमोलोगस सीरीज ऑफ ए क्या हमारे पास, C2H5OH, इसके होमोलोगस सीरीज देने, या C2H6KO, इसके होमोलोगस सीरीज, दो बता देते हैं। ए क्या होगा, CH2, एक जोड़ दो, C3H8, एक कार्बन जोड़ दो और हाइड्रोजन दो, देखो ये 2 का कार्बन 3 हो गया, 6 का हाइड्रोजन 8 हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पहला। दूसरा एक और जोड़ दो, C4H, देखो 3 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने जोड़ देंगे, 2, 10 आ गया, ओ, ये हो गया। दीज आर द होमोलोगस ऑफ ए, ये अगले 2 एलिमेंट इसके हो सकते हैं। इसमें भी करो, ये सेम आएगा। इसमें कितना है, C2H5OH है, तो एक कार्बन, C3H 2 जोड़ दो 7, और ये OH का OH जोड़ दिया। देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। फिर इसमें एक कार्बन और जोड़ दो, C4H, हाइड्रोजन 2 जोड़ दो 9, और ये OH। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस। देखो एक कार्बन, C3 से लेके 4 आ गया, एक कार्बन, हाइड्रोजन 7 से लेके 9 आ गया, 2 हाइड्रोजन, तो CH2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस CH2, डिफरेंस इज CH2। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गया किसके, C2H5OH का या C2H6 होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C2H5OH, जो क्या है, C2H6O, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, और दोनों क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, और जिसे हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ये हमारा आंसर आ गया। और ये बच्चे, ये हमारे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने कर दिया है उनके लिए थैंक्स, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।